एक नई थ्योरी में वैज्ञानिकों को दावा है कि हमारा चंद्रमा किसी ग्रह के टकराने से नहीं बना था, बल्कि यह बाहर से आया था और पृथ्वी ने इस अपने पास खींच लिया था, जिससे यह हमेशा के लिए हमारे पास रहने लगा है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने अपनी नई बाइनरी सिस्टम कैप्चर का सिद्धांत दिया है, जो कई ऐसे सवालों के जवाब देती है जो पुरानी थ्योरी नहीं दे पा रही थी। चंद्रमा हमारे सौरमंडल में और पृथ्वी के पास कहां से और कैसे आया, इस बारे में दशकों से हमारे वैज्ञानिकों की एक प्रचलित थ्योरी है। उनके मुताबिक करोड़ों साल पहले पृथ्वी से एक ग्रह टकराया था, जिसे उन्होंने थिया नाम दिया है। इस टकराव से बिखरे चूरे मिलकर धीरे धीरे एक पिंड में बदल गए थे, जिसे हम आज अपना चंद्रमा कहते हैं। इस थ्योरी के पीछे का सच अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन यह वैज्ञानिकों को हमारी पृथ्वी और चंद्रमा की कहानी को बेहतर समझने का अवसर जरूर दे रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार थिया नाम का एक प्राचीन ग्रह लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी से टकराया था। यह घटना हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों में हुई, जब ग्रह बनने की प्रक्रिया प्लैनेटरी फॉर्मेशन जारी थी। इसे विशाल टक्कर सिद्धांत जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस का हिस्सा माना जाता है, जो चंद्रमा के गठन को समझाने का सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया सिद्धांत है। थिया नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं से लिया गया है। थिया एक देवी थीं, जो चंद्रमा की माता मानी जाती हैं। यह नाम इस विचार को दर्शाता है कि टक्कर के बाद थिया से ही चंद्रमा का निर्माण हुआ। यह पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया के दौरान उसके पास आया और अंततः उससे टकरा गया। यह टक्कर अत्यंत तेज और भयंकर थी। दोनों ग्रहों की ऊर्जा और गर्मी से उनका मलबा अंतरिक्ष में बिखर गया। टक्कर के बाद पृथ्वी का आकार थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि थिया का कुछ हिस्सा पृथ्वी में समा गया। टक्कर से निकला मलबा थिया और पृथ्वी के टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गया और पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। समय के साथ यह मलबा आपस में जुड़कर ठोस हुआ और चंद्रमा बना। चंद्रमा की संरचना में पृथ्वी और थिया दोनों का अंश है। थिया और चंद्रमा के सबूत: चंद्रमा की चट्टानों में पाए गए ऑक्सीजन आइसोटोप्स और पृथ्वी की चट्टानों के आइसोटोप्स लगभग समान हैं। यह दिखाता है कि चंद्रमा का कुछ हिस्सा पृथ्वी से निकला है। थिया का कोर पृथ्वी के कोर में मिल गया, जिससे पृथ्वी का लोहे का कोर और बड़ा हो गया। चंद्रमा के पास अपेक्षाकृत कम कोर है, जो इस टक्कर की पुष्टि करता है। पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वीय संबंध और चंद्रमा का झुकाव इस टक्कर से मेल खाते हैं। टक्कर ने पृथ्वी की धुरी को झुका दिया, जिससे हमें मौसमी बदलाव सीजन्स का अनुभव होता है। टक्कर ने पृथ्वी को दोबारा गर्म कर दिया, जिससे उसका आंतरिक भाग कोर और मैंटल अधिक परतदार और ठोस हुआ। इस घटना के कारण पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन को एक अनोखा रूप मिला, जो जीवन के विकास में सहायक हुआ। थिया और पृथ्वी की यह टक्कर न केवल चंद्रमा के निर्माण की कहानी बताती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे हमारे सौर मंडल की शुरुआती अराजकता ने जीवन के लिए एक उपयुक्त ग्रह बनाने में भूमिका निभाई। यह घटना पृथ्वी और चंद्रमा के गहरे संबंध की शुरुआत थी, जो आज तक बनी हुई है। वैज्ञानिक अब और अधिक सटीक रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि थिया की संरचना और यह टक्कर कैसे हुई। आधुनिक मिशन जैसे चंद्रयान 3 और नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम चंद्रमा की सतह से और अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस शोध से हम यह भी समझ पाएंगे कि सौर मंडल के अन्य ग्रह कैसे बने और पृथ्वी पर जीवन के लिए यह घटना कितनी महत्वपूर्ण थी। समय समय पर इस थ्योरी के पक्ष में वैज्ञानिकों के कई प्रमाण भी मिलते रहे हैं, पर नई स्टडी ने विज्ञान जगत में हलचल मचा दी है, क्योंकि यह पुरानी थ्योरी के कुछ अलग ही दावा कर रही है। इस सिद्धांत ने प्रस्ताव दिया है कि यह किसी टकराव से नहीं, बल्कि एक खास बाइनरी एक्सचेंज प्रक्रिया के तहत पृथ्वी ने अपना ये अनूठा उपग्रह हासिल किया है। पहली संभावना कैसे अपनाई गई? 1984 में हवाई में हुई कोना कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों में आपस में चंद्रमा की पैदाइश पर सहमति बनी थी। वे इस नतीजे पर नासा के अपोलो अभियानों के लिए चंद्रमा की मिट्टी की नमूनों के विश्लेषण के आधार पर पहुंचे थे। उन्होंने पाया था कि चंद्रमा की मिट्टी की संरचना पृथ्वी की संरचना से काफी हद तक मेल खाती है। इस आधार पर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि हो सकता है कि शुरुआती पृथ्वी के एक खगोलीय पिंड से टकराव के बाद चंद्रमा बना होगा। क्यों मशहूर हुई पुरानी थ्योरी? यह थ्योरी इंपैक्ट थ्योरी से नाम से मशहूर हुई
और इसे व्यापक समर्थन भी मिला क्योंकि यह चंद्रमा की ज्ञात संरचना से काफी तालमेल बैठाती नजर आ रही थी। लेकिन इसमें सारी बातें शामिल नहीं थी। शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर चंद्रमा किसी पिंड के चूरों से मिलकर बना होता तो उसे पृथ्वी के और नजदीक होकर उसका चक्कर लगाना चाहिए था। चंद्रमा की कक्षा का झुकाव। चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के तल के मुकाबले 7 डिग्री झुकी हुई है। यह भी इंपैक्ट थ्योरी के साथ विरोधाभास पैदा करता है। इस विसंगति की व्याख्या करने के लिए शोधकर्ताओं ने बाइनरी एक्सचेंज कैप्चर की अवधारणा की ओर रुख किया। इसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया कि पृथ्वी ने पास से गुजर रहे एक पथरीले पिंड को खींचकर अपनी कक्षा में लाकर उसे अपना उपग्रह बना लिया होगा। नेपच्यून के साथ भी हुआ था ऐसा। प्रोफेसर विलियम ने नेपच्यून के सबसे बड़ा चंद्रमा ट्राइटन की मिसाल दी। अभी माना जाता है कि ट्राइटन भी काइपर बेल्ट से नेपच्यून की ओर से आया था और उसका उपग्रह बन गया था। नेपच्यून ग्रह के पार मौजूद काइपर बेल्ट में बहुत सारे पथरीले पिंड हैं, जिनमें से हर 10 में से एक बाइनरी सिस्टम का हिस्सा है। हमारे चंद्रमा की तरह ट्राइटन की भी कक्षा नेपच्यून की भूमध्य रेखा से 67 डिग्री ज्यादा झुकी है। और भी संकेत। गणितीय मॉडल भी यही सुझाव देते हैं कि इस तरह की घटना हमारे चंद्रमा के साथ भी हुआ होगा। प्लैनेटरी साइंस जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने गणना की कि पृथ्वी अपने कुल भार का 1 से 10% भार वाले पिंड को अपनी कक्षा में खींच सकती है और 1.2% वाले भार का चंद्रमा इस दायरे में आता है। इसके लिए यह बाइनरी सिस्टम 128,750 किमी की दूरी के भीतर और 10,800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के पास से गुजरना चाहिए। इस थ्योरी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह चंद्रमा की कक्षा के झुकाव की व्याख्या करती है, साथ ही वह उन तत्व की मौजूदगी की व्याख्या भी करती है जो चंद्रमा पर तो हैं, पर पृथ्वी पर नहीं है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के बाइनरी सिस्टम सौरमंडल के शुरुआत में ज्यादा हुआ करते थे। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस नए सिद्धांत को पेश किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि चंद्रमा मूल रूप से चट्टानों के पिंडों का द्विज जोड़े का हिस्सा था जो स्पेस में एक दूसरे के चक्कर लगा रहे थे। जब यह सिस्टम पृथ्वी के पास के गुजरा, तब हमारे ग्रह के गुरुत्व बल ने इनमें से एक पिंड को अपनी कक्षा में खींच लिया होगा, जबकि दूसरा पिंड अंतरिक्ष में ही दूर कहीं चला गया होगा। इस थ्योरी को प्रोफेसर डैरेन विलियम्स और उनकी टीम ने पेश किया है। उनका कहना है, कोई नहीं जानता कि चंद्रमा कैसे बना होगा। पिछले 4 दशकों से हमारे पास एक संभावना था, अब हमारे पास कई हैं। नई थ्योरी उन सवालों के जवाब भी देती है जो पुरानी थ्योरी नहीं दे पा रही थी। कोफॉर्मेशन थ्योरी। यह विचार भी चंद्रमा की उत्पत्ति को समझाने वाले सिद्धांतों में से एक है। इसे अक्सर बाइनरी अक्रीशन थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक ही समय पर एक ही मूल सामग्री से बने थे, लेकिन 2 अलग अलग खगोलीय पिंडों के रूप में। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। लगभग 4.5 अरब साल पहले, जब सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, गैस और धूल के विशाल बादल के एक हिस्से ने पृथ्वी और चंद्रमा को जन्म दिया। इन बादलों ने पृथ्वी और चंद्रमा को अलग अलग लेकिन पास पास बनने दिया। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ने अपने गुरुत्वाकर्षण से एक दूसरे को बांध लिया, जिससे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। चंद्रमा और पृथ्वी समान समय पर बनने और विकसित होने लगे। उनके रासायनिक और भौतिक गुण एक समान रहे। सिद्धांत के पक्ष में तर्क। चंद्रमा की चट्टानों और पृथ्वी की सामग्री, विशेष रूप से ऑक्सीजन आइसोटोप में समानता इस बात का संकेत देती है कि दोनों की उत्पत्ति एक ही स्रोत से हो सकती है। इस बात की संभावना थी कि सौर मंडल के शुरुआती दिनों में एक ही क्षेत्र में बने पिंड एक दूसरे के चारों ओर घूम सकते थे। हमारे सौर मंडल में कई बाइनरी सिस्टम, 2 पिंडों के गुरुत्वीय बंधन देखे गए हैं। उदाहरण के लिए प्लूटो और उसका चंद्रमा चारोन। कुछ अन्य क्षुद्र ग्रहों और उनके उपग्रहों के बीच बाइनरी सिस्टम। प्लूटो चारोन सिस्टम इसका अच्छा उदाहरण है, जहां चारोन प्लूटो के साथ लगभग बराबरी का बर्ताव करता है। सिद्धांत के खिलाफ तर्क। पृथ्वी और चंद्रमा की संरचना में कुछ अंतर है। उदाहरण, चंद्रमा में लोहे की मात्रा बहुत कम है, जबकि पृथ्वी का कोर लोहे से समृद्ध है। यह इंगित करता है कि दोनों का निर्माण अलग अलग परिस्थितियों में हुआ हो सकता है। यदि चंद्रमा पृथ्वी के साथ ही बना होता,
तो यह अपेक्षाकृत गोलाकार कक्षा में होना चाहिए था। लेकिन चंद्रमा की वर्तमान कक्षा इस बात का समर्थन नहीं करती। चंद्रमा की सतह पर मौजूद मलबा और पत्थर यह सुझाव देते हैं कि यह पृथ्वी की सामग्री का पुनः एकत्रीकरण हो सकता है, जो विशाल टक्कर सिद्धांत का समर्थन करता है। लेकिन पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली में चंद्रमा अपेक्षाकृत छोटा है और पृथ्वी के साथ इस प्रकार का डबल पिंड सिस्टम सिद्धांत पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। यदि यह सिद्धांत सही होता तो यह हमें यह समझने में मदद करता कि हमारे सौर मंडल में कई ग्रहों और उनके चंद्रमाओं का गठन कैसे हुआ। हालांकि कोफॉर्मेशन थ्योरी आकर्षक है और यह पृथ्वी चंद्रमा के गहरे संबंध को समझाने का एक सरल तरीका प्रदान करती है, अधिकांश वैज्ञानिक इसे अकेले पर्याप्त नहीं मानते। चंद्रमा का गठन शायद विशाल टक्कर सिद्धांत और अन्य प्रक्रियाओं का सम्मिलित परिणाम है। लेकिन यह स्पष्ट है कि पृथ्वी और चंद्रमा का संबंध बहुत पुराना और जटिल है, जिसने पृथ्वी पर जीवन को आकार देने में मदद की। इसके निर्माण में विशाल टक्कर, कोफॉर्मेशन और बाद में कैप्चर जैसी प्रक्रियाएं सभी भूमिका निभा सकती हैं। वैज्ञानिक अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चंद्रमा की आंतरिक संरचना और सतह पर मौजूद सामग्री इसके निर्माण की किसी एक प्रक्रिया को प्राथमिकता देती है। कैप्चर थ्योरी। यह थ्योरी वैज्ञानिकों द्वारा लंबे समय से अध्ययन की गई संभावनाओं में से एक है। इस सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी के गठन से अलग एक स्वतंत्र खगोलीय पिंड था, जो सौर मंडल में कहीं और बना और बाद में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा खींच लिया गया। इस विचार के अनुसार चंद्रमा सौर मंडल के प्रारंभिक चरणों में गैस और धूल के बादलों से किसी अन्य स्थान पर बना था। यह एक घुमंतु खगोलीय पिंड, रोग सेलेस्टियल बॉडी था, जो पृथ्वी के करीब से गुजरा। जब चंद्रमा पृथ्वी के पास आया तो पृथ्वी की विशाल गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने इसे अपनी कक्षा में स्थायी रूप से खींच लिया। टकराव के बजाय चंद्रमा की गति धीमी हो गई और यह पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। समय के साथ चंद्रमा की कक्षा स्थिर हो गई और यह ज्वारीय लॉकिंग के कारण पृथ्वी को हमेशा एक ही चेहरा दिखाने लगा। कैप्चर थ्योरी के पक्ष में तर्क। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच रासायनिक संरचना में कुछ भिन्नताएं पाई गई हैं। यह इंगित करता है कि वे एक ही स्थान पर नहीं बने हो सकते। सौर मंडल में ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे मंगल के उपग्रह फोबोस और डेमोस, जो संभवतः कैप्चर किए गए खगोलीय पिंड हैं। चंद्रमा की कक्षा पूरी तरह गोलाकार नहीं है, जो इस संभावना को बल देती है कि यह स्वाभाविक रूप से पृथ्वी के साथ नहीं बना था। इस थ्योरी के खिलाफ तर्क। यदि चंद्रमा पृथ्वी की ओर आकर्षित हुआ होता तो यह सीधा पृथ्वी से टकरा सकता था या इसकी कक्षा स्थिर होने से पहले इसे फिर से बाहर फेंक दिया जा सकता था। चंद्रमा और पृथ्वी की चट्टानों में ऑक्सीजन आइसोटोप का मेल मिलता है, जो बताता है कि वे एक ही मूल स्रोत से बने हैं। यह विशाल टक्कर सिद्धांत को अधिक मजबूत बनाता है। कंप्यूटर सिमुलेशन दिखाते हैं कि चंद्रमा को पकड़ने की प्रक्रिया इतनी जटिल होती कि इसकी संभावना बहुत कम है। हालांकि यह थ्योरी वैज्ञानिक समुदाय में फिर से चर्चा में आई है। हाल के वर्षों में चंद्रमा पर किए गए नए अध्ययनों से कुछ रहस्यमयी चीजें पता चली हैं, जैसे चंद्रमा के कुछ हिस्सों में भारी धातुओं और संरचनाओं का असमान वितरण और सौर मंडल के बाहर से आने वाले कुछ उल्कापिंडों जैसी चंद्र सामग्री। इन खोजों ने कुछ वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या चंद्रमा वाकई पृथ्वी से बाहर कहीं और बना और बाद में इसका कैप्चर हुआ। चांद का प्रभाव हमारी पृथ्वी पर क्या पड़ता है? चांद केवल रात को रोशनी देने वाला खगोलीय पिंड नहीं है, इसका पृथ्वी पर गहरा प्रभाव है। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समुद्रों में ज्वार भाटा टाइड्स उत्पन्न करती है। यह न केवल समुद्री जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि पृथ्वी की घूर्णन गति को भी धीमा कर रहा है। चांद पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखने में मदद करता है। इसके बिना पृथ्वी की धुरी इतनी अस्थिर हो सकती थी कि मौसम और जलवायु बुरी तरह बदल जाते। चांद की सतह और उसकी संरचना कैसी है? चांद पर गड्ढे, क्रेटर्स हैं, जो उल्कापिंडों की टक्कर से बने हैं। इसका रंग भूरे और सफेद के बीच है, क्योंकि इसकी सतह पर धूल और पत्थर हैं, जिन्हें रेगोलिथ कहते हैं। चांद के पास वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां हवा, पानी या जीवन के लिए कोई संभावना नहीं है। चांद हमेशा पृथ्वी को एक ही चेहरा दिखाता है। यह ज्वारीय लॉकिंग, टाइडल लॉकिंग के कारण होता है। चांद का एक हिस्सा जिसे हम कभी नहीं देख पाते,
उसे अक्सर डार्क साइड ऑफ द मून कहा जाता है। हालांकि यह हिस्सा भी सूरज की रोशनी पाता है, लेकिन हमारी पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। चांद का हमारे त्योहारों और परंपराओं में गहरा संबंध है। करवा चौथ और चंद्र ग्रहण जैसे अनुष्ठान। ईद का चांद एक पूरे महीने के उपवास का अंत घोषित करता है। भारत के कई कवियों और कलाकारों ने चांद को प्रेरणा माना है। चांद को अक्सर प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। चांद पर इंसान का कदम। 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। उनका यह कहना प्रसिद्ध है, यह एक इंसान का छोटा कदम है, लेकिन मानवता की एक बड़ी छलांग। भारत ने भी चांद के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चंद्रयान 1 2008 उदास स्माइली भारत का पहला चंद्र मिशन, जिसने चांद पर पानी के अणुओं की खोज की। चंद्रयान 2 2019 उदास स्माइली इस मिशन ने चांद के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करने की कोशिश की। चंद्रयान 3 2023 उदास स्माइली भारत का यह सफल मिशन चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सका और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन बना। भविष्य में चांद पर जीवन। चांद पर कॉलोनी बनाने की योजना पर काम हो रहा है। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां ऐसे मिशन की तैयारी कर रही हैं जो चांद को भविष्य के गंतव्य के रूप में विकसित कर सके। वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चांद के पानी का उपयोग करके वहां रहना संभव है। चांद हमारे दिलों के करीब क्यों है? चांद का रहस्यमय सौंदर्य, उसका हमारे जीवन पर प्रभाव और उसमें छिपे अनंत सवाल हमें उसकी ओर आकर्षित करते हैं। चांद हमें रात के अंधेरे में रोशनी का एहसास देता है और विज्ञान को उसकी सीमाओं को पार करने की प्रेरणा देता है। हाल के चंद्रमा मिशन, जैसे चंद्रयान 3 और नासा के अन्य मिशन, ने यह संकेत दिया है कि चंद्रमा के निर्माण का इतिहास बहुत जटिल है। भविष्य में क्या होगा? आधुनिक स्पेस मिशन जैसे आर्टेमिस प्रोग्राम और भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह और संरचना पर गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। इनसे हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि चंद्रमा का मूल स्रोत क्या है और यह वास्तव में पृथ्वी का स्वाभाविक साथी है या अतिथि जो स्थायी हो गया। दिलचस्प तथ्य, चांद हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। अगर आप चांद पर खड़े हों तो आसमान हमेशा काला दिखेगा, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने की यह यात्रा न केवल हमारी सौर प्रणाली को बेहतर तरीके से समझाती है, बल्कि यह भी बताती है कि पृथ्वी पर जीवन के विकास में चंद्रमा की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। भविष्य में क्या हो सकता है? नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम और अन्य चंद्रमा मिशन चंद्रमा की सतह और उसके गठन से संबंधित नई जानकारी ला सकते हैं। चंद्रमा की कक्षा के झुकाव और उसकी आंतरिक संरचना को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। कंप्यूटर सिमुलेशन और गुरुत्वीय मॉडलिंग में प्रगति से यह स्पष्ट होगा कि चंद्रमा की कक्षा का झुकाव कैसे विकसित हुआ। नेपच्यून और ट्राइटन की कहानी भी यह दिखाती है कि ग्रह और उनके उपग्रहों की उत्पत्ति कितनी जटिल हो सकती है। आइए इसे समझते हैं। ट्राइटन, नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा, हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा बड़ा उपग्रह है जो पिछली दिशा रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में नेपच्यून के चारों ओर घूमता है। यह अनियमित कक्षा दर्शाती है कि ट्राइटन संभवतः नेपच्यून का मूल चंद्रमा नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्राइटन एक कैप्चर किया गया पिंड, कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट है। यह संभवतः कुइपर बेल्ट से आया, जो नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण में फंस गया। इस कैप्चर के दौरान ट्राइटन ने नेपच्यून के मूल चंद्रमाओं के साथ गुरुत्वीय गड़बड़ी, ग्रेविटेशनल डिसरप्शन पैदा की, जिससे उनके कक्षीय विन्यास में बदलाव आया और कई छोटे चंद्रमा अंतरिक्ष में फेंक दिए गए। ट्राइटन मूल रूप से एक स्वतंत्र पिंड था या संभवतः एक बाइनरी सिस्टम का हिस्सा था। जब यह नेपच्यून के पास से गुजरा तो नेपच्यून के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने इसे खींच लिया। यदि ट्राइटन पहले एक बाइनरी सिस्टम का हिस्सा था तो नेपच्यून के प्रभाव ने उस बाइनरी को तोड़ दिया, जिससे ट्राइटन ने नेपच्यून की परिक्रमा शुरू कर दी। प्रारंभ में ट्राइटन नेपच्यून के चारों ओर अत्यधिक अनियमित कक्षा में था। समय के साथ नेपच्यून के वायुमंडल और गुरुत्वीय प्रभाव के कारण ट्राइटन की कक्षा अधिक स्थिर हो गई।
ट्राइटन के कैप्चर के दौरान उत्पन्न गुरुत्वीय उथल-पुथल ने नेपच्यून के मूल चंद्रमाओं को अस्थिर कर दिया। कई मूल चंद्रमा नेपच्यून की प्रणाली से बाहर फेंक दिए गए या नेपच्यून में गिर गए। ट्राइटन की उल्टी दिशा में कक्षा इसका सबसे मजबूत प्रमाण है। यदि ट्राइटन नेपच्यून के साथ ही बना होता तो इसकी कक्षा प्रोग्रेड होती, यानी नेपच्यून के घूमने की दिशा के साथ। ट्राइटन का आकार, संरचना और सतह के गुण, जैसे जमी हुई नाइट्रोजन और मीथेन की उपस्थिति, इसे सौर मंडल के अन्य कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लूटो से अधिक मेल कराते हैं। यह दर्शाता है कि ट्राइटन मूल रूप से नेपच्यून से संबंधित नहीं था। ट्राइटन जैसे बड़े चंद्रमा के गुरुत्वीय प्रभाव ने नेपच्यून के अन्य संभावित चंद्रमाओं की कक्षाओं को अस्थिर कर दिया होगा, जिससे वे गायब हो गए। नेपच्यून, ट्राइटन और पृथ्वी चंद्रमा के बीच समानता। नेपच्यून ने ट्राइटन को गुरुत्वाकर्षण द्वारा कैप्चर किया, जबकि पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली में यह सुझाव दिया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी के मलबे से बना। लेकिन कैप्चर थ्योरी को पृथ्वी चंद्रमा के मामले में भी कभी-कभी सहायक मॉडल के रूप में देखा जाता है। ट्राइटन की कक्षा नेपच्यून के भूमध्य रेखा तल से बहुत झुकी हुई है, जैसा कि चंद्रमा का झुकाव पृथ्वी के भूमध्य तल से है। दोनों मामलों में यह गुरुत्वीय गड़बड़ी और प्रारंभिक कक्षीय अस्थिरता का परिणाम हो सकता है। ट्राइटन धीरे धीरे नेपच्यून की ओर खिंच रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले लगभग 3.6 अरब वर्षों में ट्राइटन नेपच्यून से टकरा सकता है या टूटकर नेपच्यून के चारों ओर छल्ले रिंग्स का निर्माण कर सकता है, जैसे शनि के छल्ले। ट्राइटन की सतह पर क्रायोवोल्केनिज्म के सबूत मिले हैं, जो इसे वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का एक आकर्षक लक्ष्य बनाता है। भविष्य के मिशन, जैसे नासा का संभावित ट्राइडेंट मिशन, ट्राइटन और नेपच्यून प्रणाली के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। नेपच्यून और ट्राइटन की कहानी यह दिखाती है कि ग्रह और उनके चंद्रमाओं का इतिहास सरल नहीं है। ट्राइटन का कैप्चर और उसकी रेट्रोग्रेड कक्षा इसे सौर मंडल के सबसे रहस्यमय चंद्रमाओं में से एक बनाती है। ट्राइटन का नेपच्यून के गुरुत्वीय क्षेत्र में खिंचाव और इसका संभावित प्रभाव सौर मंडल की जटिल गतिकीय प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। यह घटना पृथ्वी और चंद्रमा के झुकाव और उनकी उत्पत्ति की संभावनाओं के संदर्भ में भी वैज्ञानिक तुलना को प्रेरित करती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।